गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बड़े भाई साहब पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ा था। बच्चों, आज हम लोग बड़े भाई साहब पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ बड़े भाई साहब में प्रेमचंद जी अर्थात लेखक ने इस कहानी में अपने व अपने भाई के बीच के संबंध को दर्शाया है कि छोटे भाई का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, अर्थात बड़े भाई द्वारा किस तरह से छोटे भाई का ख्याल रखा जाता है, किस तरह उसे गलत राह पर चलने पर डांटा जाता है, रोका जाता है, अपनी किस तरह बड़ा होने के कारण अपनी इच्छाओं को दबाया जाता है, किस तरह एक भाई का दुनियादारी की शिक्षा दी जाती है कि तुम बड़े हो। ये सब इस कहानी में बताया गया है। तो बच्चों, आइए हम दोनों भाई के व्यवहार से परिचित हो जाते हैं, बड़े भाई एवं छोटे भाई। पहले हम जानते हैं बड़े भाई के चरित्र के बारे में। कैसा था बड़े भाई साहब? आशावादी, यानी हमेशा कभी निराशावादी नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। जिम्मेदार थे, किसी भी काम को अच्छे से उनकी जिम्मेदारी से निभाते थे। परिश्रमी थे कि दिन रात मेहनत करते थे। परिपक्व थे और उपदेश देते थे अपने छोटे भाई को, अच्छे उपदेशक थे। और स्वभाव से गंभीर थे, गंभीर स्वभाव। छोटा भाई कैसा था? छोटा भाई चंचल था। चंचल तो आप लोग समझते हैं, अहंकारी था। अहंकारी मतलब घमंडी। अधीर था, यानी अधीर मतलब गंभीर, किसी चीज में धैर्य खो नहीं देता था। भाग्यवादी था, यानी भाग्य के भरोसे रहता था, भाग्य पे विश्वास करता था। अपरिपक्व था, अपरिपक्व मतलब बचपना था जिसमें। और आज्ञाकारी था, मतलब बड़े भाई का अपने आज्ञा मानता था, इसलिए उसको उसके गुणों को बताया गया है कि आज्ञाकारी था। तो बच्चों, आप जान गए दोनों भाई के गुणों के बारे में। तो बच्चों, अब हम लोग जान गए दोनों भाइयों के चरित्र एवं व्यवहार के बारे में। अब हम लोग कहानी का अध्ययन करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। तो बच्चों देखिए, यहाँ बड़े भाई साहब के बारे में लेखक बताते हैं कि वह मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन क्लास में कक्षा में 3 ही क्लास आगे उनसे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में लेखक ने शुरू किया था, लेकिन वो बड़े भाई साहब ये बोलते रहे कि तालीम मतलब शिक्षा के मामले में जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पाएदार? तो कहते हैं कि लेखक कि बड़े भाई साहब जो है पढ़ाई के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करते, और कहते हैं कि जो भवन बनेगा उसकी बुनियाद यानी नींव जो है वो खूब मजबूत डालना चाहते हैं, कि जिससे जो मकान बने वो आलीशान महल बने, यानी जो भविष्य जिस पर निर्भर रहता है तो वह उनका भविष्य जो है बढ़िया रहे। इसलिए वो पढ़ाई के मामले में जल्दबाजी नहीं करते रहे, चाहे 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी एक कक्षा में उन्हें 3 साल भी लग जाते थे। कहते थे बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पाएदार हो, यानी जब नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो मकान उस पे कैसे खड़ा होगा। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल की। उन्हें मेरी
तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझ। देखिए लेखक यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं छोटा था और बड़े भाई साहब मुझसे बड़े थे। मेरी जब उम्र 9 साल की थी तो वह 14 साल के थे और उन्हें मेरी तंबी मतलब मुझे डांटने पड़ा। बड़े होने के कारण मुझे डांटते थे और मेरा देखभाल निगरानी करना मतलब देखभाल करने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था क्योंकि बड़े भाई साहब उनसे बड़े थे और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को लेखक बोलते हैं कि वो मुझसे बड़े थे। मैं 9 साल का था तो वो 14 साल थे और उन्हें मेरी निगरानी करना यानी ध्यान रखना, डांटना गलतियों पर, यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार था क्योंकि वो मुझसे बड़े थे। गलत करने पर मुझे डांटने और चिंता करना उनका अधिकार था और मेरी भी शालीनता इसी में थी कि उनका जो हुक्म हो, जो भी वो आदेश दे उसका पालन करें, उसको कानून समझकर उसका पालन करें। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। लेखक बताते हैं कि बड़े भाई साहब तो अध्ययनशील थे लेकिन दिन भर किताब खोल के बैठे रहते थे और शायद जब पढ़ने से मन उब जाता तो दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर वो किताब के लाइन पर चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली ये सब कुछ ड्राइंग किया करते थे, चित्र बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द को, वाक्य को 10 बार 20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका कोई न अर्थ होता न कोई सामंजस्य। कभी कभी ऐसी भी रचना करते, ऐसी चीजें लिख डालते कि उसका ना कोई अर्थ समझ में आ सकता ना उसका कोई मेल किसी चीज से होता। समझ में नहीं आता कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत, राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा बड़ी बात है। लेखक बोलते हैं कि जब उनका दिमाग को आराम देने के लिए वो किताब कॉपियों पे हाशिए कुत्तों के, बिल्लियों के तस्वीरों को बनाया करते थे और कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका कोई अर्थ ना होता और कॉपी पर ऐसी बातें लिखते जैसे अमीना, भाइयों, दरअसल, 1 घंटे तक, राधे श्याम, ऐसा कुछ लिखते कि जिसको मैं समझने का बहुत प्रयास करता कि क्या लिखा बड़े भाई साहब ने, किस लिए लिखा है, लेकिन कितना भी कोई भी अर्थ निकालने का प्रयास करूं लेकिन मैं उसमें असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। हिम्मत भी नहीं थी कि बड़े भाई ने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये क्या है, ये पूछ सके। उनके ये हिम्मत भी नहीं थी। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं, मतलब वो लेखक बोलते हैं कि मैं 5वीं कक्षा में था और वो 9वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात था क्योंकि वो उनके स्तर की थी, बड़े उनके लेवल की पढ़ाई थी और मैं अभी छोटे क्लास में। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना है क्या। लेखक बताते हैं कि अपने भाई साहब के साथ वो हॉस्टल में रहते थे तो लेखक बोलते हैं कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता
और मौका निकाल कर मैं क्या करता, हॉस्टल के मैदान में निकल कर चला जाता, कभी इधर उधर कंकड़े फेंकता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता, कभी कोई साथी मिल जाना तब क्या पूछना, उसके साथ भी मस्ती करता। और कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूदता, जैसे बच्चे शरारतें करते हैं चंचल बच्चे, उसी तरह। कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा लेता, कभी गेट पर चढ़ जाते और उस पर झूले झूलने लगते हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। लेकिन जब वापस हॉस्टल लौटते, अपने रूम कमरे में आते, तो भाई साहब का रुद्र रूप यानी गुस्से से का भरा चेहरा देखकर उनके प्राण सूख जाते, यानी डर जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा। लेखक बोलते हैं, जब मैं वापस कमरे में आता तो उनके गुस्से से भरा चेहरा देखता और हमेशा उनका पहला सवाल यही मेरे से रहता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब केवल क्या होता, मौन है। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल। लेखक बोलते हैं कि मैं चुप रहता, अगर चाहता तो मैं बोल देता बाहर खेलने गया था, लेकिन लेखक बोलते हैं, जो भी कहिए बड़े भाई का आदर, कि उनके मुंह से यह बात निकल ही नहीं पाती थी कि मैं बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। मेरा लेखक कहते हैं, मेरा मौन कह देना जो है, मौन स्वीकार कर लेना, उनको यह दर्शाता था कि मैंने अपने अपराध को स्वीकार कर दिया और भाई साहब के पास उसके सिवा कोई इलाज नहीं था मेरा, कि स्नेह और रोष यानी गुस्से से मिले हुए शब्द, गुस्से में हमको बोलते थे, डांटते थे, यानी गुस्से से बोलकर मेरा सत्कार करना, मतलब आदर करना, एक ये व्यंग बोला गया कि मेरा आदर करते थे, यानी सत्कार करना मतलब डांटते थे, गुस्से से अपना रोष, उनके ऊपर गुस्सा उतारते थे और उनको सीख देते थे। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आगे के पाठ को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।